Hello guys, welcome to my channel. So in this video we are going to talk about how did I score 91 marks in my C intermediate costing examinations. So for those who don't know, I cleared my C intermediate in November 2022 examinations with a total score of 563 marks, and specifically I scored 7 exemptions and including 91 marks in costing. तो इस वीडियो में I'll be giving you 5 tips which you can use to ace your costing examinations and score an exemption in costing. So moving on to tip number 1, आंसर राइटिंग. कॉस्टिंग में ना मोस्टली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं दैट इज़ दे डोंट राइट द फुल सोल्यूशन. वो उसे ऊपर ऊपर से ऑडिट की तरह पढ़ लेते हैं उसको कि यार ये ऐसा एडजस्टमेंट हो गया, इसकी पोस्टिंग यहाँ कर दी, उसकी पोस्टिंग वहाँ कर दी. आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा सोल्यूशन लिख लिख के देखना है, भले ही रफ में लिखो, डजेंट मैटर्स. आपको ऐसा पूरा फॉर्मेट बना के नहीं लिखना है, ऐसा हमेशा डेट पर्टिकुलर्स या फिर अमाउंट का कॉलम लिखो आप. अमाउंट ऊपर ज़रूरी नहीं है, बट आप लेकिन आप बस अमाउंट्स लिख लिख के ना उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी बार आप अमाउंट्स लिखोगे उतनी बार आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी एक तो, फिर आपको याद भी रहेगा कि यार आपने फॉर्मेट कैसे बनाया था. बिकॉज कॉस्टिंग में थोड़ा फॉर्मेट मैटर करता है, ठीक है. बोलते हैं लोग कि यार फॉर्मेट आप कैसे भी यूज़ कर लो कॉस्टिंग में, बट डज मैटर करता है कि आप किस फॉर्मेट में बना रहे हो. अगर आपने मॉड्यूल वाला फॉर्मेट यूज़ करा है तो इट विल बी ईजी फॉर द चेकर ना, आंसर शीट चेकर टू चेक योर आंसर्स, बिकॉज मॉड्यूल वाला फॉर्मेट ही सजेस्टेड आंसर्स में होता है. तो इट बी ईजी फॉर हिम टू चेक योर आंसर, एंड जितना आप ईजी बनाओगे उसके लिए पेपर चेकिंग उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे. तो इट्स बेटर टू राइट द आंसर्स एवरी टाइम यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन जैसे एक ही पर्टिकुलर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ही पर्टिकुलर टाइप के, मतलब एक ही फॉर्मेट बेस में 6-7 क्वेश्चन है, तो उसमें से आप हाफ प्रैक्टिस कर लो, सैम्पल आउट करके 50% प्रैक्टिस कर लो. दैट विल बी बेटर ऑप्शन. ठीक है, तो ऐसा मत करना कि आप सिर्फ रीड करो सोल्यूशन. डोंट रीड द सोल्यूशन, ऑलवेज राइट द सोल्यूशन, बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. कमिंग टू टिप नंबर 2, तो आपको ना सारी RTPs MTPs PYQs प्रैक्टिस करने कॉस्टिंग में, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना. देखो 4 ही मटीरियल आपको सॉल्व करना है, एक तो RTPs MTPs PYQ एंड योर मॉड्यूल. इसके अलावा आपको 5th मटेरियल पे जाना ही नहीं है. आई हैड टू सॉल्व जस्ट दीज 4 मटेरियल्स एंड इन्हीं को मैं रिपीटेटिवली सॉल्व किया था, बिकॉज जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो इन्हीं में से आएगा. अगर आपने ये चारों चीज़ें प्रॉपरली पढ़ ली ना तो इट मीन्स यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर कॉस्टिंग, फुली प्रिपेयर्ड. बिकॉज इसके अलावा जो 5th मटेरियल होगा ना उसमें भी ना यहीं से क्वेश्चंस लेंगे, बिकॉज नए क्वेश्चंस कोई टीचर जनरेट नहीं करेगा. टीचर्स क्या करेंगे, ये इन 4 मटेरियल्स के क्वेश्चंस लेकर ना उन्हीं को परमिटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करके अपनी बुक में रखेंगे. तो 5th मटेरियल पे जाने से बेटर है कि आप इन्हीं चारों की ना प्रॉपर एक वर्किंग शीट बनाओ कि आपने कौन सी MTP का क्वेश्चन सॉल्व किया है. जैसे आपने मेरी 3 की RTP सॉल्व करी है, तो उस RTP में आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है उसकी प्रॉपर एक गूगल शीट बना लो. इट बी ईजी फॉर यू टू ट्रैक कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, कितने क्वेश्चन में आपको डाउट था, कितने क्वेश्चन को आपको दोबारा रीसॉल्व करना है, कितने क्वेश्चन को सेकंड रिविजन में सॉल्व करना है. तो कीप अ ट्रैक ऑन इट यूजिंग गूगल शीट्स या फिर एक्सेल, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है. फिर आप डायरी में भी नोट कर सकते हो. इट्स अप टू यू कि आप कैसे कंफर्टेबल फील करते हो अपना डेटा ट्रैक करने के लिए. बट कीप अ ट्रैक ऑन इट. और कितनी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कितनी RTP सॉल्व करनी, कितनी MTP सॉल्व करनी, कितने ईयर्स के हमको PYQ सॉल्व करना है. तो देखो मॉड्यूल तो पूरी ही सॉल्व करनी है, इंक्लूडिंग इलस्ट्रेशन एंड द प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरे ही सॉल्व करने, कोई कंजूसी नहीं करनी है. एंड अब बात आती है RTP MTP PYQs की. तो पर्सनली टॉकिंग मैंने May 18 से लेकर हमारे अटैम्प्ट जो नवंबर 2022 था तब तक ही मैंने सारी RTPs MTPs PYQ सॉल्व करे थे. MTPs ये था कि मैंने कुछ रहन दी थी, क्योंकि वो 2 सीरीज़ होती है ना, तो डबल हो जाती हैं वो MTPs. तो MTPs फिर भी आप रहन दे सकते हो कि आप सारी साल की नहीं करो, लेकिन सैम्पल आउट कर लो कि आपको ये करनी है या ये करनी है, उसमें से सैम्पल आउट कर सकते हो आप MTPs को. लेकिन RTPs एंड PYQs आई वुड सजेस्ट कि May 18 से लेकर अभी तक की जितनी भी RTPs PYQs एक बार कर लेना, बिकॉज देखो कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर होंगे. तो मैंने बताया ना, आप गूगल शीट में लिखोगे तो सिमिलर लिख के आप छोड़ सकते हो कॉलम में, क्या सिमिलर है क्वेश्चन या फिर इस क्वेश्चन सिमिलर है. सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू ट्रैक. तो आपको अपना डेटा ट्रैक करना पड़ेगा कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है. इट बी ईजी फॉर यू. और जब आप देखोगे ना इसको 1.5 डेज का जब आपको रिविजन करोगे कॉस्टिंग में, व्हेन यू विल सी दिस कि यार मैंने इतना इतना पढ़ा है, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने, तो बहुत ईजी लगेगा पढ़ने में कि यार अब मुझे ना सिर्फ इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1.5 डेज के रिविजन में. तो आपके लिए ना ये ईजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा. टिप नंबर 3, मेंटेन योर स्पीड फ्रॉम डे 1. देखो कॉस्टिंग में ना सबसे ज़्यादा तो इशू आता है, वो ये आता है कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है. यू आर नॉट एबल टू सॉल्व 100% पेपर इन द गिवन स्टिपुलेटेड टाइम. तो इसकी एक टेक्निक होती है कि आप ना शुरुआत से ही ना अपनी स्पीड मेंटेन करके चलो. देखो जैसे क्वेश्चन अगर आपका कोई 5 मार्क्स का है, तो अज्यूम इट कि आपको उस क्वेश्चन को 6 मिनट्स में सॉल्व करना है. अगर कोई वैसे तो आपको देखो, वैसे आपको एज पर कैलकुलेशंस 1.8 मिनट्स मिलते हैं फॉर पर मार्क्स यू आर सॉल्विंग. लेकिन देखो अगर आप अपना टाइम रखोगे ना कि यार आपको 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, तो टेकिंग कि आपका जो नर्वसनेस होगी एग्जाम डे पे वो हाफ एन आवर का नर्वसनेस मान के चलो अगर आप बफर में, तो तब आपका पेपर जाकर 3 घंटे में कंप्लीट होगा. तो स्टार्टिंग जब आप स्टार्ट करो कॉस्टिंग पढ़ना ना, तो ट्राई कि आप उसको
2.5 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो अपने पेपर को। तो इस वजह से मैंने बोला कि अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो तो ट्राई करो कि उसको आप 6 मिनट्स में सॉल्व करो उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को, या फिर अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो ट्राई कि आप उसको 15 मिनट्स में कवर कर लो या फिर 14 मिनट्स में कवर कर लो। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें टाइमर लगा के सॉल्व करना, और फ़ोन में टाइमर लगाना है। फ़ोन में टाइमर लगाने के बाद इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं खोलनी है, ठीक है। सिर्फ टाइमर लगा के साइड से रखना है। यूज़ अ कीपैड वाला मोबाइल इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि ना अगर आप पास में फ़ोन रख रहे हो अपना एंड्रॉइड फ़ोन और उसमें टाइमर लगा दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और जब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइमर लगाओगे ना, उससे पहले नोटिफिकेशन आई है यार इंस्टा पे फ्रेंड का मैसेज आया है, उसको चेक करने लगे, तो ये नहीं करना है आपको। ये टाइमर में सब बहुत होता था कि मैं फ़ोन में टाइमर लगा रही हूँ, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, फिर मैं कीपैड वाला फ़ोन रखने लगी थी। यार इसमें तो कुछ होगा ही नहीं ना, बस टाइमर लगा के रख दो। तो ट्राई दिस ट्रिक एज वेल कि आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जिससे फर्स्ट डे से आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। टिप नंबर 4, सॉल्व एज मच एज पेपर्स यू कैन। बैठ के 3 घंटे इन द गिवन टाइम, मतलब 3 घंटे का टाइम लगा के बैठना है आपको, वो भी 2 से 5 में बैठना है, जो आपका टाइम एग्जामिनेशंस का होता है। जैसे यू हैव टू मेक योर बॉडी, आपको अपनी बॉडी को हैबिट में डालना है कि यार आपको 2 से 5 बैठना है एग्जाम में लगातार 3 घंटे, तो वो हैबिट लानी है आपको अपनी बॉडी के लिए। तो जितने पेपर्स आप कॉस्टिंग के सॉल्व कर सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना। पर्सनली टॉकिंग, मैंने कॉस्टिंग में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 3 घंटे के पेपर्स दिए थे। उसमें से 2 या 3 एवेल्युएटेड थे, बाकी मैंने खुद सेल्फ एवेल्युएट करा था। बट एवेल्युएटेड पेपर्स भी आपको कॉस्टिंग के देने हैं। ट्राई कि 3 या 4 आप एवेल्युएटेड दे दो कॉस्टिंग के, उसके अलावा सेल्फ एवेल्युएट कर लेना। बट ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे बैठ के देने हैं पेपर। एक बार आपका सिलेबस खत्म हो गया ना, उसके बाद जब भी प्रैक्टिस करनी है ना, जब भी रिविजन्स करने हैं, प्रैक्टिस करनी है ना, तो एमटीपीज उठा लो। एमटीपीज ऐसे सॉल्व करो। आरटीपी पीवाईक्यू यू कैन सॉल्व कि आप इंडिविजुअल चैप्टर्स की, जैसे आरटीपी तो इंडिविजुअल चैप्टर की सॉल्व कर लो। पीवाईक्यूज आप फिर भी बैठ के कर सकते हो 3 घंटे, यहाँ पे पीवाईक्यूज भी चैप्टर वाइज कर सकते हो एज पर योर दैट्स योर चॉइस बेसिकली। बट एमटीपीज आई वुड सजेस्ट कि 3 घंटे बैठ के करना, बिकॉज एमटीपीज है लाइक मॉक टेस्ट पेपर, तो आपको मॉक ही करना है आपको बेसिकली ना। तो उसमें आप एमटीपीज वो आप है ना, एमटीपीज को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, 3 घंटे बैठ के सॉल्व कर सकते हो। तो ट्राई एज मेनी एज पेपर्स यू कैन गिव, क्योंकि वो हैबिट बनेगी बॉडी को, 3 घंटे बैठने की हैबिट बनेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। मेन चीज़ होती है कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। टिप नंबर 5, रट्टा नहीं मारना है आपको कॉस्टिंग में फॉर्मूलेज का। ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर्मूलाज। चूज़ अ टीचर जो आपको फॉर्मूलेज एक्सप्लेन कर रहा है एज कम्पेयर टू आपको रट्टा पढ़वा रहा है। आपको फॉर्मेट्स में ना समझ जाओ, आप ना सारी चीज़ समझो। जैसे कॉस्ट शीट में मैंने देखा था कि कॉस्ट शीट में ना लोग रट्टा मार रहे थे फॉर्मेट का। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट इज़ द मोस्ट अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट यू विल एवर फाइंड। उसको आप समझोगे ना एक बार, तो आप समझोगे कि यार बहुत अंडरस्टैंडेबल है वो, आपको उसमें रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। और इनफैक्ट पूरी कॉस्टिंग ऐसी है कि उसमें कुछ रट्टा नहीं मारना है आपको, कुछ रट्टा नहीं मारना है, आप सब समझ सकते हो एक्सेप्ट फॉर EOQ वाला फॉर्मूला जो होता है √2AO/C, तो वो आप नहीं समझ पाओगे। उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन बहुत बड़ा होगा, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना है, इतना नहीं बोल रही हूँ मैं। बट हाँ, फॉर्मेट्स वगैरह जो होते हैं या फिर जो मोस्टली मेजर फॉर्मूलेज होते हैं ना, उनको आप समझ सकते हो मेजर फॉर्मूलेज को। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज एज कम्पेयर टू रट्टा मारना है आपको, फॉर्मूलेज का नहीं मारना है, क्योंकि आप एक बार रट्टा मार लोगे ना, आप एग्जाम में भूल जाओगे। नर्वसनेस होती है ना, भूल जाओगे एग्जाम नर्वसनेस की वजह से। इससे बेटर है कि आप समझो और समझ के बाय हार्ट द फॉर्मूलेज, बाय हार्ट योर कॉन्सेप्ट्स, एंड येस यू विल एस योर कॉस्टिंग एग्जामिनेशंस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सो येस गाइज, दैट्स अप फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको इंसाइट्स मिलेंगे इस वीडियो से कि आप कैसे कॉस्टिंग पढ़ सकते हो, एंड आई होप यू एस योर कॉस्टिंग एग्जामिनेशंस, एंड नॉट ओनली कॉस्टिंग एग्जामिनेशंस, you ace your attempt, you are like you pass with flying colors. And yes guys, all the best, see you in the next video, bye bye.